कल्पना करके देखिए, किसी ने एक मुट्ठी बीज मट्टी में डाल दिए। बीज डालना तो पहला कदम था, लेकिन क्या केवल बीज डाल देने से फसल तैयार होके खड़ी हो जाएगी? नहीं। अब उसे पानी चाहिए, वह फिर समय चाहिए, वह देखभाल भी चाहिएगी, और सबसे जरूरी बात, उसे बढ़ने के लिए एक प्रतिक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यानी शुरुआत के बाद जिम्मेदारी आती है। और यही इस वाक्य से हमारा जो नक्षत्र यात्रा है उसका अगला चरण आता है, यानी कि भरणी नक्षत्र। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत है। हमने पिछली नक्षत्र की कक्षा में अश्विनी नक्षत्र को पढ़ते समय एक भाव समझा था। चलो शुरू करते हैं। वहीं अब जब भरणी नक्षत्र की बात होती है तो एक भाव सामने आता है। ठीक है, अब जो शुरू किया है उसे संभालोगे कैसे? यही अश्विनी नक्षत्र और भरणी नक्षत्र के बीच का सबसे पहला और बड़ा अंतर है। जहां अश्विनी नक्षत्र हरकत और हलचल दिखाता है, वहीं भरणी नक्षत्र हरकत और हलचल को संभालने की क्षमता दर्शाता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र को केवल एक नक्षत्र या अगला नक्षत्र समझना पर्याप्त नहीं है। यह हमें जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य सिखाता है कि हर शुरुआत अपने साथ एक जिम्मेदारी लेकर आती है जीवन में। यहाँ एक सवाल भी आता है कि भरणी नक्षत्र का जो नाम है इसका अर्थ क्या संकेत देता है। तो शास्त्रों में ज्योतिष के भरणी जो शब्द है उसका संबंध धारण करने से, संभालने से और वहन करने के भाव से जोड़ा जाता है। और यही इसके नाम के पीछे जो सबसे बड़ा संकेत छुपा है वो सामने आता कि हमारे जीवन में जो आता है क्या हम उसे संभाल सकते हैं। जैसे कोई जिम्मेदारी सामने आती है तो क्या हम उसे उठा सकते हैं? कोई इच्छा सामने आती है तो क्या हम उसके परिणाम को स्वीकार कर सकते हैं? यही भरणी नक्षत्र की दुनिया है। इसीलिए भरणी नक्षत्र को केवल एक जिम्मेदारी वाला नक्षत्र कह के सीमित नहीं किया जा सकता। इसके भीतर एक बहुत गहरी बात छुपी है जो कि धारण करने की क्षमता इसको दर्शाती है। अब इसे एक आसान से उदाहरण से समझने का प्रयास करें। मान लीजिए एक बच्चा पैदा होता है, उसका जन्म एक शुरुआत है। माता पिता की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनके लिए एक नई जिम्मेदारी सामने आती हो, उस बच्चे को संभालना, उसकी जरूरतों को समझना, उसको सुरक्षित रखना और उसके विकास के लिए लगातार प्रयास करने, कार्य करने। इसीलिए भरणी नक्षत्र को समझते समय एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, धारण। यानी कि जो आया है उसे संभालना। ज्योतिष के जो प्राचीन शास्त्र हैं जैसे बृहत्पराशर, होराशास्त्र, फल दीपिका, जातक देश मार्ग आदि, इन सब में भरणी नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो योनि दर्शाया गया है। लेकिन अधिकांश ज्योतिष के जो छात्र हैं शुरुआती, वो इसे सिर्फ शारीरिक अंत तक सीमित कर होते हैं, क्योंकि इसका सही भाव नहीं है। इसे आपको सबसे पहले एक बहुत ही सरल सिद्धांत में समझना होगा, रचना और जन्म के रूप में। जहां भी कुछ नया अस्तित्व में आता है, एक नई संभावना जन्म लेती है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में एक तरफ सृजन की शक्ति है तो दूसरी तरफ उस सृजन को धारण करने की क्षमता है। यानी कि निर्माण व नियंत्रण दोनों एक साथ। और यही कारण है भरणी नक्षत्र कोई आसान नक्षत्र नहीं है, क्योंकि भरणी नक्षत्र हमें केवल सुखद चीजों के बारे में नहीं सिखाता। जो कुछ पैदा होता है उसे संभालना पड़ता है, इस बात को भी समझाता है। अगर आपने कोई शुरुआत करी है तो उसे संभालना भी आपको पड़ेगा। नई जिम्मेदारी हमेशा आरामदायक नहीं होती, नई भूमिका हमेशा आसान नहीं होती। नई चीजों को जन्म देना
भी आसान नहीं होता। इसीलिए भरणी नक्षत्र में सहन करने की क्षमता, जिम्मेदारी और बदलाव जैसे विषय जो हैं वो जुड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, भरणी नक्षत्र का अर्थ कष्ट बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका अर्थ जो आवश्यक है उसे संभालने की क्षमता से है। चलिए बात करते हैं भरणी नक्षत्र के देवता की। तो ज्योतिष के पौराणिक शास्त्रों में भरणी नक्षत्र के जो देवता माने गए हैं वो यम माने गए हैं। यहाँ जो शुरुआती स्तर के विद्यार्थी हैं अक्सर घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं कि यम का अर्थ केवल जीवन के अंत से है, इसका संबंध भी जीवन के अंत से है। फिर भरणी नक्षत्र को केवल जीवन के अंत से जुड़ा नक्षत्र समझ लेते हैं। यह बहुत सतही बात हो गई, यानी कि ऊपरी ऊपरी बात हो गई। यम शब्द का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और वो सिद्धांत है नियम और सीमा। जो कुछ भी जीवन में आता है उसका एक समय निर्धारित होता है, एक सीमा निर्धारित होती है, और एक परिणाम भी निर्धारित होता है। और हर चीज को अपनी सीमा के भीतर संभालना पड़ता है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में निर्माण के साथ साथ जिम्मेदारी और सीमाओं का विषय भी जुड़ जाता है। अब एक बहुत ही सुंदर संबंध यहाँ देखिए। अश्विनी नक्षत्र ने हमें जो दिखाया था वो पहला कदम दिखाया था, वहीं भरणी नक्षत्र जो अब हमें दिखा रहा है वह उस कदम का भार, यानी कि उस कदम की जिम्मेदारी दिखा रहा है। अश्विनी नक्षत्र कह रहा था शुरू करो, वहीं भरणी नक्षत्र अब ये बात कर रहा है कि जो तुमने शुरुआत करी अब इसे निभाओ। यही दोनों नक्षत्रों के बीच एक बहुत ही सुंदर जो पुल है वो दिखाई देता है। जहां अश्विनी नक्षत्र शुरुआत दर्शाता है वहीं भरणी नक्षत्र धारण दर्शाता है। और यही बातें तो नक्षत्र यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भरणी नक्षत्र में जो शक्ति है वो कैसी है। ज्योतिष में भरणी नक्षत्र की शक्ति केवल बाहर दिखाई देने वाली ताकत नहीं है। कई बारी जीवन की सबसे बड़ी ताकत वह होती है जो व्यक्ति को कठिन चीजों को भी संभालने देती है। जब परिस्थितियां आसान होती हैं ना जीवन में, तब सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी भारी हो और फिर भी कोई व्यक्ति उसे निभा रहा है, वहां भरणी नक्षत्र की क्वालिटी साफ साफ दिखाई देती है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में एक तरह की आंतरिक सहन शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इसे केवल बहुत सहने वाला कहकर सीमित ना कर देना, क्योंकि भरणी नक्षत्र में केवल सहना सहना नहीं है, धारण करना भी है। और धारण करने का अर्थ होता है स्थिति को स्वीकार कर लेना, उसकी जिम्मेदारी निभाना और उसे एक प्रक्रिया से गुजरने देना। अब यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि हर शक्ति की तरह भरणी नक्षत्र की भी शक्ति में एक असंतुलन होता है। अगर धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा हो जाए तो व्यक्ति ऐसी चीजों को पकड़कर बैठ सकता है जिसे अब वह छोड़ देना नहीं चाहता। यहाँ समझना यह भी जरूरी है कि जिम्मेदारी और बोझ, ये दो शब्दों में बहुत बड़ा अंतर है। और धारण करना और दबा कर रखना एक चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए भरणी नक्षत्र की मैच्योरिटी यह भी सिखाती है कि क्या संभालना है और क्या छोड़ देना है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरणी नक्षत्र की जो बेसिक पहचान है उसके बारे में। अगर भरणी नक्षत्र को सिर्फ 4 शब्दों में आप याद करना चाहो तो ये 4 शब्द होंगे सृजन, यानी कि कुछ नया अस्तित्व में आए। फिर दूसरा शब्द होगा धारण, यानी कि जो अस्तित्व में आया उसे संभालना। फिर तीसरा शब्द होगा जिम्मेदारी, यानी कि जिसे संभाला है
उसके साथ जो जुड़े हुए परिणाम होंगे उन्हें स्वीकार कर लो। और आखिरी में आता है सीमा, यानी कि हर चीज की अपनी मर्यादा और समय होता है। इन चारों शब्दों को जब आप जोड़ेंगे तो आपके सामने भरणी नक्षत्र की तस्वीर अपने आप स्वतः ही बननी शुरू हो जाएगी और वह समझ में भी आनी शुरू हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भरणी नक्षत्र के क्षेत्र की। भरणी नक्षत्र नक्षत्र श्रृंखला का दूसरा नक्षत्र है। यह भी मेष राशि के अंदर आता है और इसकी शुरुआत वहां से होती है जहां अश्वनी नक्षत्र खत्म होता है, यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट पे, और वहां से शुरू होके 26 डिग्री 40 मिनट तक इसका क्षेत्र है। यानी कि 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट के बीच का जो क्षेत्र है वो पूरा का पूरा मेष राशि और भरणी नक्षत्र के अंतर आता है। यहाँ पर एक बात याद रखो, अश्वनी नक्षत्र के बाद राशि वही रही मेष, लेकिन नक्षत्र बदल गया। यहाँ बात बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारा वही सिद्धांत सामने आता है, राशि और नक्षत्र एक चीज नहीं है। मेष राशि के अंदर पहले अश्वनी नक्षत्र, फिर भरणी नक्षत्र और बाद में कृत्तिका नक्षत्र का कुछ हिस्सा भी आएगा। इसीलिए ग्रह अगर मेष राशि में है तो केवल मेष कह देना बात पूरी नहीं कर देगा। हमें यह भी देखना होगा कि मेष के अंदर कौन से नक्षत्र में है और फिर आगे चल के हम बात करेंगे उस नक्षत्र के कौन से पद में। अब एक और रोचक बात यहाँ सामने आती है। अश्वनी नक्षत्र की जब हमने बात करी थी तो उसका नक्षत्र स्वामी जो था वो केतु था, लेकिन यहाँ पर भरणी नक्षत्र की जो हम बात कर रहे हैं इसका नक्षत्र स्वामी शुक्र है। अब सोच कर देखिए, अश्वनी में केतु की जो क्वालिटी गुण थे वे कुछ शुरू करो, अनुभव करो, आगे बढ़ो, इस तरह के थे। वहीं अब भरणी नक्षत्र में शुक्र स्वामी सामने आता है। शुक्र किससे जुड़ा है ज्योतिष में? संबंध से, सुख से, सृजन से, आकर्षण से और भौतिक अनुभवों से। यहाँ भरणी नक्षत्र की जो कहानी है वो और ज्यादा गहरी हो जाती है क्योंकि जिस चीज को हमने शुरू किया है उससे अब हमारा संबंध बन जाता है और संबंध के साथ ही तो जिम्मेदारियां आती हैं जीवन में। अब एक सवाल उठता है यहाँ पर आगे बढ़ने पर, भरणी नक्षत्र में कोई ग्रह जब बैठ जाता है तो क्या अनुभव कराता है? क्योंकि हर ग्रह का अपना अलग अलग काम है। सूर्य कुछ बताता है, चंद्रमा कुछ और बताता है, वहीं मंगल कुछ और बताता है। भरणी नक्षत्र की धारण करने की क्षमता, जिम्मेदारी और सीमा हर ग्रह के माध्यम से अलग अलग तरह से दिखाई देगी। याद रखिएगा, नक्षत्र एक मंच है और ग्रह उस मंच पर आकर अपना किरदार निभा पाए। तो सबसे पहले हम आगे बढ़कर बात करते हैं सूर्य ग्रह की भरणी नक्षत्र। सूर्य हमें ज्योतिष में बताता है मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, मैं किस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ, इस तरह की बातें बताता है। वहीं अब सूर्य भरणी नक्षत्र में आ गया तो जिम्मेदारी का जो भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अपने काम, अपनी भूमिका, अपनी पहचान या अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने में आगे बढ़ता है सबसे। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती भी आ सकती है। कभी कभी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने और सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने के बीच का जो अंतर है उसे भूल जाता है और यही दिक्कत देता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चंद्रमा की भरणी नक्षत्र में। चंद्रमा ज्योतिष में हमें मन, भावना और अंदर के जो अनुभव है उन सब को बताता है। अब अगर भरणी नक्षत्र में चंद्रमा की स्थिति आ जाए तो यहाँ जो धारण करने वाली क्वालिटी है वह मन के स्तर पे दिखाई देती है। ऐसा व्यक्ति भावनाओं को बहुत गहराई से अनुभव करता है, किसी रिश्ते को हल्के में ना ले, वहीं कोई किसी बात को अपने भीतर रख कर चले हमेशा। वहीं कोई ऐसा भी हो सकता है
कि व्यक्ति या परिस्थिति से भावनात्मक जिम्मेदारी से जुड़ जाए। ऐसे पैटर्न दिखाई देते हैं इन लोगों में। लेकिन यही गुणवत्ता कभी कभी बहुत ज्यादा भावनात्मक बोझ भी बन जाती है। इसीलिए भरणी नक्षत्र में जब चंद्रमा को देखें तो केवल भावनात्मक कह देना पर्याप्त नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मंगल की भरणी नक्षत्र में। मंगल का ज्योतिष में जो संबंध है वो क्रिया से, साहस से, ऊर्जा से और संघर्ष आदि विषयों से बताया गया है। वहीं भरणी नक्षत्र कहता है जिम्मेदारी लो और संभालो। अब यहाँ पर जब दोनों का संबंध बनता है, मंगल ग्रह का और भरणी नक्षत्र का, तो कार्रवाई के साथ साथ सहन शक्ति भी जुड़ जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी काम को शुरू करके उसे पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करता रहता है। तो कई बार तो दबाव में आने पर भी पीछे नहीं हटता। यह इसका एक बहुत ही मजबूत और संगठित रूप है। लेकिन अगर असंतुलन में आ जाए तो हो सकता है गुस्सा बहुत देर तक पकड़ के रखे जीवन में, या फिर एक विवाद को छोड़ ना पाना, ऐसी परिस्थिति बन जाए जीवन में। इसीलिए मंगल ग्रह और भरणी नक्षत्र का जब संबंध बनता है तो हमें एक वाक्य याद रखना चाहिए, काम का भार उठाकर उसे पूरा करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध ग्रह की भरणी नक्षत्र में। ज्योतिष में बुध ग्रह हमें सोचना दर्शाता है, सीखना दर्शाता है, समझना दर्शाता है। अब यही बुध ग्रह जब भरणी नक्षत्र में आ जाता है तो सोच और संवाद में जिम्मेदारी और व्यवहारिकता का रंग आता है। ऐसा व्यक्ति किसी बात को कहने से पहले उसके परिणाम के बारे में सोचता है, फिर वो बात कहता है, अपनी बात की जिम्मेदारी लेता है। इसका ये संतुलित रूप है। लेकिन अगर बुध जब भरणी नक्षत्र में आके असंतुलित हो जाता है तो इंसान हर बात के बारे में बहुत ज्यादा सोचता रहता है, या ऐसा भी हो सकता है किसी बात को छोड़ नहीं पाता हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बृहस्पति ग्रह की भरणी नक्षत्र में। तो ज्योतिष में बृहस्पति का जो संबंध है वो ज्ञान से, समझदारी से, मार्गदर्शन से और विकास आदि चीजों से बताया गया है। जब बृहस्पति भरणी नक्षत्र में आता है तो ज्ञान केवल अपने लिए रखने की बजाय उसे संभालना और आगे देना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति बन जाती है। ऐसा व्यक्ति किसी ज्ञान, परंपरा, शिक्षा या जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। यानी सिर्फ जिम्मेदारी उठाना तक सीमित नहीं रही बात, बल्कि समझ के साथ जिम्मेदारी उठाना, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की भरणी नक्षत्र में। तो यह अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात और संबंध होता है, क्योंकि भरणी नक्षत्र का स्वयं नक्षत्र स्वामी शुक्र ही है। और ज्योतिष में शुक्र स्वयं संबंध, आनंद, सौंदर्य, सृजन और जीवन के सुखों से जुड़ा है। अब जब शुक्र अपने ही भरणी नक्षत्र में आता है तो यहाँ बहुत स्वाभाविक रूप से संबंधों में गहराई, सृजन की इच्छा और जीवन के अनुभवों को पूरी तरह महसूस करना ऐसा प्रतीत होता है। यानी अगर हम एक लाइन में कहें तो जो सुख आपने चुना है उसकी जिम्मेदारी भी आपको स्वीकार करनी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनि की भरणी नक्षत्र में। अब अगर हम ज्योतिष में शनि की बात करें तो शनि ग्रह हमें समय, काल, धैर्य, जिम्मेदारी, नियम और परिणाम आदि इन सब चीजों के विषय दर्शाता है। वहीं भरणी नक्षत्र भी जिम्मेदारी की बात करता है, धारण करने की बात करता है। जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ संगठित होती हैं तो व्यक्ति को काम को लंबे समय तक संभालने वाली प्रवृत्ति का देखते हो, जिम्मेदारी निभाने वाली प्रवृत्ति का देखते हो, और कई बार तो कठिन परिस्थितियों में भी टिके रहने की क्षमता वाला देखते हो। लेकिन यहाँ एक चुनौती भी हो जाती है। कई बारी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कई बारी कि जीवन
बोझ जैसे लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राहु ग्रह की भरणी नक्षत्र में। राहु की जो ज्योतिष में प्रकृति बताई गई है वो इच्छा की, जिज्ञासा की और अनुभवों को बहुत तीव्र इच्छा से पाने की होती है। भरणी नक्षत्र में आने पर राहु की इच्छाएं बहुत मजबूत हो सकती हैं। यह व्यक्ति किसी अनुभव को केवल दूर से देखना नहीं चाहता, उसे जीना भी चाहता है। और यही इसकी ताकत भी है और यही इसकी चुनौती भी है। अगर इच्छा के साथ मेच्योरिटी है तो व्यक्ति जीवन के जो अनुभव हैं वो गहराई से समझ सकता है। वहीं अगर असंतुलन है तो वही इच्छा बोझ बन जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं केतु ग्रह की भरणी नक्षत्र में। ज्योतिष में जो केतु की प्रकृति बताई गई है वो अलग होना, अनुभव से सीखना और बेवजह का जो लगाव है उसे छोड़ना, इस तरह की बातों से बताई गई हो। वहीं भरणी नक्षत्र कहता है धारण करो। इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच जो है एक बहुत ही रोचक तनाव बन जाता है। एक तरफ पकड़ के रखने की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ छोड़ देने की जरूरत महसूस हो रही है। इसीलिए केतु और भरणी नक्षत्र जब दोनों की शक्ति साथ आती है तो एक वाक्य सामने आता है, क्या सच में संभालना है और क्या सच में छोड़ देना है। ये प्रश्न आपको बहुत कुछ समझा दे। कुछ चीजों को निभाना होता है जीवन में, वहीं कुछ चीजों से मुक्त होना बहुत जरूरी है जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर दो लोगों की कुंडली में चंद्रमा जैसा ग्रह भरणी नक्षत्र में ही है तो क्या दोनों का जो मन है वो एक ही जैसा अनुभव करेगा? नहीं, जरूरी नहीं। क्योंकि भरणी नक्षत्र एक ही बिंदु पे खत्म नहीं हो जाता। इसके अंदर भी अश्विनी नक्षत्र की तरह 4 पद होते हैं और ये जो पद हैं हमें समझने में मदद करते हैं कि वह भरणी नक्षत्र की जो मूल ऊर्जा है इस तरह अलग अलग तरीके से अलग अलग ग्रह के आ जाने पर व्यक्त होती हो। पहले इसे चलिए एक साधारण से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक ही घर है, परिवार भी एक ही है, लेकिन घर में कमरे 4, हर कमरे का उपयोग जो होता है अलग अलग होता है। इसी तरह भरणी नक्षत्र अपने आप में एक पूरा घर है। अब जो 4 पद हैं वो 4 अलग अलग कमरों की तरह 4 अलग अलग हिस्से हैं। इसीलिए चारों पद अलग नक्षत्र नहीं है, बल्कि चारों के चारों पद भरणी नक्षत्र का ही हिस्सा है। अब अगर बात करें भरणी नक्षत्र के पूरे क्षेत्र की तो भरणी नक्षत्र मेष राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक का है। बचे हुए पूरे क्षेत्र को 4 हिस्सों में बांटा गया है और इन्हीं हिस्सों को पद कहा जाता है। हर पद ठीक 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, ना कोई एक कम ना कोई एक ज्यादा। अगर बात करें पहले पद की तो ये मेष राशि की 13 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 16 डिग्री 40 मिनट तक का होता है। यहाँ इंसान में नेतृत्व की क्षमता और तेज स्वभाव जो है वो अधिक होता है। वहीं अगर बात करें दूसरे पद की जो मेष में 16 डिग्री 40 मिनट से शुरू होकर 20 डिग्री तक जाता है तो यहाँ व्यक्ति की बुद्धि तेज और कार्यों में योजनाबद्धता दिखाती है। अब बात करें अगर तीसरे पद की तो ये 20 डिग्री में शुरू होता है मेष से और 23 डिग्री 20 मिनट तक जाता है। यहाँ कला, सौंदर्य और सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षण दिखता है। वहीं अगर बात करें आखिरी के 3 डिग्री 20 मिनट की यानी कि चौथे पद की जो मेष राशि में 23 डिग्री 20 मिनट से शुरू होकर 26 डिग्री 40 मिनट तक जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को गहराई, ऊर्जा और दृढ़ विश्वास जो होता है उनका प्रभाव प्रबल दिखता है। लेकिन अभी आपको डिग्री याद करने की आवश्यकता नहीं है। पहले बस ये समझिए कि जो चारों पद हैं ये भरणी नक्षत्र के अंदर 4 अलग अलग
परतें हैं जो एक के बाद एक के बाद एक आती है। अगर मैं और भी सरल तरीके से कहूँ तो आपको इन्हें अलग अलग याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक छोटी सी कहानी में आप याद कर लीजिए, बड़ा आसान हो जाएगा। पद एक कहता है जिम्मेदारी लो, तो वहीं पद दो कहता है उसे ठीक से निभाओ, और पद तीन कहता है उससे जुड़ो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। वहीं चौथा पद कहता है उसके जो भी परिणाम होंगे उन्हें आप स्वीकार करो। और यही तो भरणी नक्षत्र की पूरी यात्रा है। अब अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र के पहले पद में होगा तो हो सकता है मन में मुझे संभालना है ऐसी भावनाएं पैदा हो गई। वहीं अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र के दूसरे पद में होगा तो यहाँ मन चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से संभालने की ओर जा सकता है। वहीं बात करें अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र के तीसरे पद में होगा तो हो सकता है मन किसी व्यक्ति या परिस्थिति से ज्यादा डीपली जुड़ा हो। और वहीं अगर चंद्रमा जो है भरणी नक्षत्र के चौथे पद में होगा तो हो सकता है मन अपने अनुभव के परिणाम और उनके जो अर्थ हैं उनको ज्यादा महसूस कर पाओ। लेकिन एक बात यहाँ याद रखना, ये कोई फिक्स्ड बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती हैं, जैसे भाव, राशि, ग्रह, संबंध, फिर उसके बाद नक्षत्र का स्वामी कहाँ किस परिस्थिति में है, दशा गोचर, सबको एक साथ देखकर तक समीकरण और निष्कर्ष निकालना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। पहले पिछली क्लास में हमने देखा था अश्विनी नक्षत्र ने हमें बताया था पहला कदम उठाना। तो वहीं आज की कक्षा में भरणी नक्षत्र ने जो हमें सिखाया है वो उस कदम की जिम्मेदारी लेना सिखाया है। और फिर उसके बाद जो चार पदों की हमने बात करी उसमें हमने देखा कि जिम्मेदारी भी एक जैसी नहीं होती हमेशा। कहीं जिम्मेदारी लेना तो कहीं जिम्मेदारी निभाना, और कहीं उससे जुड़ना और कहीं उसके परिणामों को स्वीकार करना। ये चारों अलग अलग क्षेत्र होते हैं। यानी कि नक्षत्र अध्ययन में हम केवल अब शब्द नहीं सीख रहे, हम एक जीवन का जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसको पढ़ना सीख रहे हैं। चलिए इसको एक बहुत सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के घर पे गए, आपको घर का एक कमरा मिल गया रात गुजारने के लिए। मान लीजिए आपने देख लिया कि कमरे का उपयोग किस काम के लिए हो रहा है, लेकिन अब एक सवाल उठता है, इस घर का मालिक कौन है? क्योंकि मालिक की स्थिति जाने बिना घर की कहानी समझना अधूरा है। एक इसी तरह अगर कोई ग्रह भरणी नक्षत्र में आकर बैठता है आपकी कुंडली में तो हमें ग्रह को पहचानना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है नक्षत्र को पहचानना और नक्षत्र के स्वामी को पहचानना। भरणी नक्षत्र का मालिक शुक्र कुंडली में किस भाव में, किस परिस्थिति में, कैसे संबंधों के साथ बैठा है, ये पूरी जो कहानी है उसको बदलने के लिए काफी है। यहीं से जो ज्योतिष है वो एक कदम और आगे बढ़ जाता। नक्षत्र का स्वामी कितना महत्व क्यों रखता है ये भी समझ में। इसको एक बहुत आसान भाषा में समझिएगा। ग्रह जिस नक्षत्र में बैठा होगा वह नक्षत्र उस ग्रह को एक तरह का वातावरण देता है, लेकिन उस वातावरण का जो स्वामी है उस ऊर्जा को एक दिशा देता है। इसीलिए हम केवल यह नहीं देखेंगे कि ग्रह भरणी नक्षत्र में है, हम यह भी देखेंगे कि भरणी नक्षत्र का जो स्वामी है शुक्र, वो कुंडली में किस प्रकार से है। जैसे कि शुक्र किस भाव में है, किस राशि में है, किस ग्रहों के साथ जुड़ा, उसका बल कैसा है, बहुत कुछ इन बातों पे निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं और भरणी नक्षत्र को और शुक्र के संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। भरणी नक्षत्र की जो मूल भावना वह धारण करना है, और वहीं शुक्र की जो मूल प्रकृति है वह संबंध, आकर्षण, सृजन, सुख और जीवन के अनुभव से आती है। अब इन दोनों को जब साथ जोड़ देंगे
तो एक बहुत ही खूबसूरत सा सिद्धांत सामने आता है। जिस चीज से संबंध बनता है जीवन में, उसके प्रति जिम्मेदारी भी आपको लेनी होती है। यही भरणी नक्षत्र और शुक्र ग्रह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध है। उदाहरण के लिए, संबंध बनाया, अब उसे निभाना होगा। जैसे कुछ बनाया, अब उसकी देखभाल करनी होगी। वैसे ही कुछ इच्छा आई, अब उसके परिणाम भी तो स्वीकार करने होंगे। इसीलिए भरणी नक्षत्र में शुक्र केवल सुख नहीं कहता, बल्कि सुख के साथ जो जिम्मेदारी है वो भी दिखाता है। आपने अक्सर सुना होगा, मंगल भरणी नक्षत्र में है तो यह होगा, चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है तो यह होगा। वास्तविक में ज्योतिष इससे कहीं बहुत अधिक गहरा है, क्योंकि एक ही ग्रह, एक ही नक्षत्र अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग परिणाम देता है, क्योंकि उस नक्षत्र का स्वामी अलग अलग जगहों पर बैठा होता है, अलग अलग ग्रहों से संबंध बना रहा होता है, अलग भाव में, अलग राशि में। यहाँ से पूरी कहानी पलट जाती है। इसीलिए पूरी कुंडली का स्ट्रक्चर अलग अलग ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। याद रखिएगा, किसी चीज को शुरू करना पहला चरण है, लेकिन उसे धारण करना, निभाना और उसके परिणामों को स्वीकार करना, ये अगला और बड़ा चरण है। तलक जो नक्षत्र की यात्रा हमने करी है, उसमें अश्वनी नक्षत्र ने हमें शुरुआत दर्शाई, वहीं भरणी नक्षत्र ने आज हमें उस शुरुआत को धारण करना सिखाया। तो अब अगला चरण आता है कि अब इसमें से क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। यहीं से नक्षत्र श्रृंखला की अगली यात्रा, अगला पड़ाव चालू होता है, जिसको हम कृतिका नक्षत्र कहते हैं। यानी अब यात्रा में एक नई शक्ति आएगी, विवेक और वियोग की शक्ति। यहीं से हमें नक्षत्रों के बीच की जो कड़ी है वो और ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसको हम करेंगे अगली क्लास में। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से शुरू होता है। नमस्कार।